हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, एनसीएफ 2022 के बारे में। और ये जो टॉपिक है इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम, केवीएस जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं तीनों लेवल के, तो पोस्टें जो निकली हुई है उनके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। साथ में जो अदर टीचिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है स्टेट्स के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनसीएफ इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले 2005 के अंदर जो एनसीएफ था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, तो उसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जो एनसीएफ 2022 है उसको लागू किया गया है, तो इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो होती है उसकी रूपरेखा की, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ के बारे में हम जो है जानेंगे। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, एनसीएफ जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, वो क्या है कि नवीन शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग ही इसको क्या है कि लागू किया गया है एनसीएफ 2022 को, और इससे पहले 2005 को क्या है कि एनसीएफ को लागू किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कार्य करती थी। तो इसके अंदर क्या है कि सीखने के जो मुख्य नियम है, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा चर्चा में क्यों है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सीखने का जो मुख्य नियम है इसके अंदर जो आधारभूत चरण होते हैं, फंडामेंटल जो स्टेजेज होती हैं, उनके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अगर बात की जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत स्तर की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का शुभारंभ किया है। उसके बाद हम स्टेजेस की बात करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसके अंदर किस तरीके से क्या है कि एजुकेशन दी जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, न्यू पेडागोजिकल या फिर करिकुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया है उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है उसको हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अच्छे से समझ सके शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है सबको पता ही है 2020 के अंदर भारत के अंदर रूपांतरित इसके अंदर की गई है, लागू की गई है। और इसमें क्या है कि कुछ स्टेजेस रखी गई है। इसने हमारी शिक्षा प्रणाली को साम्यता एवं समावेश के साथ सभी के लिए उच्चतम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के मार्ग पर इसको स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के सर्वाधिक परिवर्तनकारी पहलुओं में नई जो पॉलिसी लेकर आए हैं वो क्या है आपको पता ही है सभी को। तो वो पॉलिसी है हमारी 5+3+3+4 पाठ्यचर्या की क्या है संरचना रखी गई है, जो कि 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा को एकीकृत करती है। तो इसके अंदर क्या है कि पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो हम बताया गया कि 5+3+3+4 जो ये आपको स्टेजेज बनाई गई है, पाठ्यचर्या जो संरचना बनाई गई है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेज रखी गई है। तो सबसे पहले बात आती है फाउंडेशनल की। तो फाउंडेशनल के अंदर क्या है कि जैसा कि पहले बताया गया कि 5 ईयर्स के अंदर इसको रखा गया है। तो शुरू के जो 3 साल होते हैं, 3 ईयर्स होते हैं, वो आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल इसको बोला जाएगा, और या बाल वाटिका के रूप में इसको रखा गया है। तो इसमें जो एजेज रहेगी वो स्टार्टिंग होगी बच्चे की 3 से 6 साल के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फाउंडेशनल कोर्स के अंदर क्या है कि कौन कौन सी क्लासेस शामिल की जाएगी, या फिर क्या है कि कितनी एज तक बच्चे को रखा गया है। तो शुरू के जो 3 साल है उसके अंदर आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल या बाल वाटिका को ध्यान में रखते हुए जो इसमें एज रहेगी वो रहेगी 3 to 6 ईयर्स, और इसमें 3 साल तक क्या है कि इसको बच्चे को वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये फाउंडेशनल के अंदर पहली स्टेज आएगी। उसके बाद फाउंडेशनल के अंदर ही क्या है कि 6 से 8 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके लिए क्लास फर्स्ट और सेकंड जो है वो रखा गया है, और उसके लिए 2 साल जो है वो उसका क्या है कि टाइम पीरियड बाउंड किया गया है। तो टोटल इसके अंदर 3+2 को मिला के क्या है कि हमारा ये हम देख लेते हैं 3
और ये 3 आपका, ये 2, तो दोनों को मिला के हमारे पास 3 प्लस जो आपका 2 रहेगा वो रहेगा टोटल 5 ईयर की जो हमें बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की जो स्टेज होगी, और इसको बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। तो न्यू एजुकेशन के अंदर फाउंडेशनल स्टेज जो होगी वो 5 साल की रहेगी, जैसा कि हमने बात की। उसके बाद जो अगले 3 साल होंगे वो क्लास 3 to 5 के लिए होंगे, और उसके अंदर जो एजेज रहेगी वो हमारी रहेगी 8 to 11, मतलब 8 से 11 साल के बच्चे को इसमें क्या है कि रखा जाएगा, और इस स्टेज को बोला जाएगा प्रीपेरेटरी स्टेज। तो प्रारंभिक जो है इसको स्टेज हम मान सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि क्लास जो आप ध्यान में रखेंगे वो होगी हमारी 3 से 5 तक, और एजेज होगी 8 से 11 तक, और इसमें क्या है कि टोटल जो हमारे साल होंगे वो होंगे 3 ईयर्स। तो ये हमारी होगी प्रीपेरेटरी स्टेज। उसके बाद जो है मिडिल स्टेज की अगर हम बात करें, तो मिडिल स्टेज के अंदर जो है इसी तरीके से जो आपके 3 साल इसका टाइम पीरियड बाउंड रहेगा, और इसमें क्लास 6 to 8 जो है वो रखा गया है। एज जो रहेगी इसके अंदर वो 11 से 14 वर्ष के बीच में रखी गई है, और ये हमारी मिडिल स्टेज न्यू एजुकेशन के एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आएगी। बात करें सेकेंडरी जो स्टेज रहेगी हमारी, जो लास्ट स्टेज है इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो इसके अंदर क्या है कि जो एज रहेगी हमारी, आयु जो रहेगी बच्चे की वो रहेगी 14 से 18 वर्ष, और क्लास 9 to 12 जो है वो बच्चा उसके अंदर प्रवेश लेगा और कंप्लीट करेगा। तो इसके अंदर टोटल जो साल होंगे हमारे वो 4 साल इसके अंदर बाउंड किए गए हैं, 4 ईयर्स बाउंड किए गए हैं। तो इस तरीके से शुरू के जो है 5 + 5 साल रहेंगे फाउंडेशनल के लिए, 3 साल प्रिपरेटरी के लिए, 2 साल जो रहेंगे वो मिडल के लिए, उसके बाद जो अगले 4 साल हैं वो रहेंगे सेकेंडरी के लिए। तो ये जो है वो नीति अपनाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर ही हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो यही समझना है, और इसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाउंडेशनल के अंदर कितने साल लिए गए हैं, और कितने एज तक जो है बच्चे को रखा जाएगा, कौन कौन सी क्लास फाउंडेशनल के अंदर शामिल की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी के अंदर भी कितनी स्टेजेज जो है वो कितने साल लिए गए हैं, कितनी क्लास होंगी, और जो आपके एज होगी वो कितने साल तक होगी। तो 8 से 11 साल के बच्चे को इसमें रखा गया है। मिडिल की भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिडिल के अंदर क्या है कि 6 to 8 जो है वो बच्चा क्लास करेगा, और 11 से 14 उसकी आयु रहेगी, और इसके अंदर भी 3 साल शामिल होंगे। उसके बाद सेकेंडरी जो लास्ट स्टेज है इसके अंदर 4 साल शामिल होंगे, क्लास 9 to 12 जो है वो बच्चा करेगा, और एज जो रहेगी इसके अंदर 14 से 18 साल रहेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसमें आरंभिक बाल्यावस्था जो है आजीवन सीखने एवं विकास की नींव को रखता है, जो कि इसमें बताया गया है कि आरंभिक बाल्यावस्था 3 से जो 8 वर्ष की जो अवस्था ली गई है वो उस अवस्था के अंदर क्या है कि उसको आरंभिक बाल्यावस्था बोला जाएगा, और आजीवन सीखने और विकास की नींव को ये रखता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यह समग्र जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक भी रहता है। बात करें लास्ट पॉइंट की इसके अंदर, तो वो रहेगा इस ढांचे से देश के सभी प्रकार के संस्थानों में उच्चतम गुणवत्ता युक्त मूलभूत शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा रखी गई है। तो ये 4 स्टेजेस जो आपको बॉक्स के अंदर दिखाई गई है उनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, साथ में इन 5 पॉइंट्स को भी आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या रहेगी। तो आधारभूत चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2022 की जो है नीति जो है वो नवीन शिक्षा नीति 2022 को लागू करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इसके अंदर जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज रहेगा, फाउंडेशनल स्टेज से स्टार्ट होगा, और पाठ्यक्रम संगठन शिक्षा शास्त्र समय सामग्री संगठन तथा बच्चों के समग्र अनुभव के लिए वैचारिक परिचालन एवं संचालन दृष्टिकोण के मूल में क्या है कि खेल का उपयोग करता है। थर्ड पॉइंट की इसमें अगर बात करें तो बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छा तरीका सीखते हैं, और अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा
रूपरेखा रहेगी उसके अंदर क्या है कि परिकल्पित अधिगम सीखने के से क्या है कि बच्चों के विकास के लिए संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सामाजिक, सोशलिस्ट कह सकते हैं आप इसको, और भावनात्मक जो है इमोशनल, और साथ में फिजिकल, शारीरिक जो है सभी आयामों में उत्तेजक अनुभव प्रदान होंगे, और हमारे सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता की उपलब्धि भी इसके अंदर क्या है कि सक्षम होगी। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो रूपरेखा है, नेशनल जो आपका करिकुलम फ्रेमवर्क रहेगा, उसके अंदर एक क्या है कि एक संस्थागत फोकस है, और इसके अंदर क्या है कि घर के वातावरण को क्या है कि महत्व को अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। परिवार, विस्तारित परिवार, पड़ोसियों एवं करीबी समुदाय के अन्य लोगों के सहित, जिनमें से सभी को बच्चों पर विशेष रूप से इस आयु वर्ग के 3 से 8 वर्ष के बच्चों पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि अतः ये क्या है, एनसीएफ इस चरण के दौरान मांगे गए विकासात्मक परिणामों को सक्षम करने एवं उनमें वृद्धि करने में शिक्षकों के साथ साथ माता पिता और समुदायों की भूमिका से क्या है कि व्यवहार करेगा। तो ये पॉइंट इसमें आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कितने खंड हैं, कितनी स्टेजेस रहेंगी। तो 2022 के जो आप राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है एनसीएफ है, उसके 4 खंड रहेंगे, और वो 4 खंड कौन से हैं वो भी आपको जानने ज़रूरी है। तो एनसीएफ 2022 में 4 खंड रहेंगे। 4 खंड में सबसे पहला जो खंड रहेगा वो रहेगा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार करना। नेक्स्ट जो रहेगा पॉइंट इसके अंदर वो रहेगा आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का मूल्यांकन या उसको तैयार करना, देखभाल उसकी करना। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर रहेगा शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को किस तरीके से तैयार किया जाए। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो आपको लेंगे वो लेंगे प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये 4 पॉइंट इसमें आपने ध्यान में रखने हैं। 4 खंड इसके बनाए गए हैं एनसीएफ 2022 के। पहला खंड रहेगा विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। दूसरा रहेगा आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तीसरा रहेगा शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और चौथा रहेगा पॉइंट इसके अंदर, चौथा खंड रहेगा वो रहेगा प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये 4 खंड एनसीएफ 2022 के रिगार्डिंग या कोडिंग जो है वो लिए गए हैं, तो इनको आपने अच्छे से ध्यान कर लेना है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का एक अवधारणा दी गई है, पंचकोश की अवधारणा उसको बोला जाता है। तो पंचकोश की अवधारणा क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है ढांचे ने बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश अवधारणा को सूचीबद्ध किया है तथा इसके लिए 5 भाग उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले जो भाग रहेगा वो रहेगा शारीरिक विकास, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो पहले जो रहेगा पंचकोश के अंदर, पंचकोश अवधारणा के अंदर वो रहेगा फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा रहेगा जीवन ऊर्जा का विकास, जिसको प्राणिक विकास भी बोला जा सकता है। उसके बाद भावनात्मक विकास, उसके बाद मानसिक विकास जिसको मेंटल डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, और उसके बाद बौद्धिक विकास जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोला जाएगा, तथा लास्ट में आध्यात्मिक विकास जिसको चैतिक विकास भी बोला जा सकता है। तो ये 5 जो है 5 तत्वों को मिला के, 5 भागों को मिला के क्या है कि एक पंचकोश की अवधारणा इसमें दी गई है, जिसमें शारीरिक विकास, जीवन ऊर्जा का विकास, भावनात्मक, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास को शामिल किया गया है। उसके बाद क्या है कि पंचकोश मानव अनुभव एवं समझ में शरीर मस्तिष्क परिसर के महत्व की एक प्राचीन व्याख्या भी करता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि मानव विकास के लिए यह गैर द्विपक्षीय दृष्टिकोण के एक अधिक समग्र शिक्षा की दिशा में स्पष्ट मार्ग और दिशा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में आगे की राह क्या रहेगी कि ये किस तरीके से कामयाब इसको बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे, या सरकार को ध्यान रखेगी सरकार, तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम के वे से। तो सबसे पहला रहेगा विद्यालय शिक्षा तंत्रिका विज्ञान एवं अर्थशास्त्र पर संपूर्ण विषयों से अनुसंधान स्पष्ट रूप से
प्रदर्शित करता है कि निःशुल्क और सुलभ उच्च गुणवत्ता युक्त आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा सुनिश्चित करना संभवतः सर्वोत्तम निवेश रहेगा जो कोई भी देश अपने भविष्य के लिए क्या करेगा, कर सकता है। और जैसा कि एनसीएफ के अंदर, एनसीएफ 2022 के अंदर आधारभूत चरण के लिए इसको किया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर चूँकि बच्चे क्या है कि कुल मस्तिष्क विकास का 85% से अधिक 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही उनका जो है विकास हो जाता है, तो अतः उनके मस्तिष्क को उद्दीपित करने के लिए, उनके शारीरिक एवं भावनात्मक विकास का समर्थन करने के लिए उचित देखभाल प्रदान करना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इन सभी कार्यों का उद्देश्य निम्नलिखित 3 विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अच्छा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती बनाए रखना भी इसका क्या है, उद्देश्य रहेगा। चौथा पॉइंट इसके अंदर रहेंगे प्रभावी संचारक बनना, तो ये भी इसके अंदर क्या है कि शामिल किया जाएगा एनसीएफ 2022 के अंदर। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर इसको शामिल किया है कि प्रभावी संचारक बनना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो हम लेंगे वो रहेंगे घनिष्ठ शिक्षार्थी बनाना या बनना, तो इसके अंदर भी क्या है कि इस पॉइंट को भी शामिल किया गया कि किस तरीके से घनिष्ठ शिक्षार्थी बनाया जा सकता है। तो ये था एनसीएफ 2022 के रिगार्डिंग क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो इसके अंदर हमने चर्चा की है, जाने हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।